हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेज। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास हिस्ट्री का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मैं किस बोर्ड के बच्चों को पढ़ाऊँगा। तो मैं हर उस बोर्ड के बच्चों को पढ़ाऊँगा जिनके यहाँ NCERT की बुक फॉलो होती है। इसके अलावा मैं कुछ बातें एक्स्ट्रा भी बता दूंगा ताकि जो कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो ये जानने के बाद अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हिंद चीन कहते किसको थे। इसके बाद ये जानेंगे कि इस जगह पे ये जो हिंद चीन नाम का क्षेत्र था उस पर कब्जा किसका था और उस कब्जे से लोगों ने खुद को आज़ाद कैसे करवाया। इसी चीज़ को पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है वियतनाम के बारे में। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है, देखिए। इंडो चाइना, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंद चीन कहते हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र था भाई जिसे हम लोगों ने हिंद चीन का नाम दिया था? तो वो था वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये तीन देशों को मिला करके एक साथ हम लोग क्या कहते थे, हिंद चीन कहते थे। ये वियतनाम के तीन बड़े शहर थे, अन्नाम, तोकिन और कोचिन चीन। ठीक है, शहर बोल सकते हैं, राज्य बोल सकते हैं। ठीक है, इन तीनों का सम्मिलित नाम, संयुक्त नाम क्या कहलाता था? वियतनाम कहलाता था। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब ये था कहाँ पर, ये जगह था कहाँ पर? तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित था। अगर हम लोग बात करें इसके क्षेत्रफल का तो 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये जगह था। ठीक है बच्चों, अब तो ये जो हिंद चीन का इलाका था वो फ्रांस का उपनिवेश था, यानी कि फ्रांसीसियों ने इस पर कब्जा कर रखा था। 1945 ईस्वी में वियतनाम फ्रांसीसियों के कब्जे से आज़ाद हो गया। उसके बाद लाओस और कंबोडिया भी कुछ दिनों में आज़ाद हो गए। जब वियतनाम आज़ाद हुआ तो हो ची मिन, ये एक आदमी का नाम है, कुछ और नहीं है। ये वहाँ के बहुत बड़े नेता थे, इनके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। उनकी अध्यक्षता में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। वियतनाम क्या बन गया? एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। ठीक है, लेकिन एक और घटना बड़ा खतरनाक सा घट गया था। वो ये घट गया था कि वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया गया था। ये क्यों बांटा गया था हम लोग बाद में देखने वाले हैं। कौन कौन से हिस्से में बटा था वियतनाम? तो उत्तरी वियतनाम और साथ ही साथ दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, दक्षिणी वियतनाम मैंने लिखा ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सरकार बनी थी, है ना। हो ची मिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार थी। साम्यवादी किसे कहते हैं भाई? ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने रूस की क्रांति वगैरह पढ़ाया था। तो साम्यवाद को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। तो साम्यवादी सरकार बनी थी। और जो दक्षिणी वियतनाम था वहाँ पे बाओ दाई जो मतलब राजा बने थे, उसके नेतृत्व में प्रतिक्रियावादी और निरंकुश सरकार बनी थी। प्रतिक्रियावादी किसे कहते हैं बच्चों? प्रतिक्रियावादी का मतलब ये होता है कि अगर कहीं के लोग जो हैं वो समाजवाद की तरफ, साम्यवाद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो वहाँ का राजा क्या करे, उसको जोर जबरदस्ती से, डंडे के जोर से मतलब कि अपने कब्जे में रखना चाहे, उसे कहते हैं प्रतिक्रियावादी सरकार। ठीक है, निरंकुश भी था। निरंकुश का मतलब जिस पे किसी का कोई लगाम नहीं था, जनता को कोई इस पे बस ही नहीं चलता था सरकार पे। तो जब ये वियतनाम उत्तर और दक्षिण में बट गया तो दोनों वियतनाम में लड़ाई स्टार्ट हो गई। और इस तरह के लड़ाई को क्या कहा जाता है? गृह युद्ध। जो घर के अंदर ही लड़ा जाए उसे क्या कहते हैं बच्चों? गृह युद्ध। अब चूंकि ये वियतनाम में ही लड़ा जा रहा था तो इसे हम लोग किस नाम से पुकारेंगे? गृह युद्ध के नाम से पुकारेंगे। तो गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। अमेरिका ने देखा कि ये जो उत्तरी वियतनाम है धीरे धीरे दक्षिणी वियतनाम को जीतते चला जा रहा है, यानी कि साम्यवादियों की जो ये है ताकत है वो बढ़ती चली जा रही है, उसका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। तो वो दक्षिणी वियतनाम के सहायता में युद्ध में उतर आया, यानी कि दक्षिणी वियतनाम की सहायता करने लगा। जान से, माल से, सेना से, हर तरह से, हथियार से, हर तरह से ये दक्षिणी वियतनाम का मदद करने लगा। एक लंबी लड़ाई चली, इतनी लंबी लड़ाई चली और इस लड़ाई में ना मतलब अमेरिका ने क्रूरता की हदें पार कर दी थी। जो नहीं करना था वो भी किया था। लेकिन भाई उत्तरी वियतनाम के लोगों पे एक बार तो मतलब एक सैल्यूट बनता है उनके लिए कि उन्होंने काफ़ी दिलेरी से, काफ़ी जज्बे के साथ लड़ाई को लड़ा और अमेरिका को विवश कर दिया वहाँ से भागने के लिए। अमेरिका वहाँ से मतलब कह सकते हो कि पहली बार कहीं से अमेरिका भागा था, है ना। उसने अपने आप को युद्ध से क्या किया? अलग कर लिया। मजबूर हो गया था वो युद्ध से अलग होने के लिए और अमेरिका हटा युद्ध से। उसके बाद क्या हुआ भाई? तो 30 अप्रैल 1975 को वियतनाम का एकीकरण संभव हुआ, यानी कि वियतनाम क्या हो गया? एक हो गया। अब जरा सा डेट मिला लीजिए। डेट कहाँ पे है भाई? कहाँ लिखा था? 1945। 1945 में वियतनाम जो था वो आज़ाद हुआ था और वो दो हिस्से में बट गया था, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में। और कहाँ जा करके वो ये हो रहा है, एकीकृत हो रहा है? 1975 में। तकरीबन 30 साल उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, है ना, खुद को एक करने का। काफ़ी लंबा लड़ाई होता है ये। और इस लड़ाई के बाद वो लोगों को जीत मिली तो सोचो कि जीत मतलब कितना खुशियाँ लेकर के आया होगा, है ना भाई। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है।
तो आइए अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्षेत्र था इसे हिंद चीन क्यों कहा जाता था। तो इसका एक बड़ा ही अच्छा सा कारण था। कारण ये था कि वहाँ के जो प्रमुख जगहें थी ना, जैसे कि तोकीन और अन्नाम, इस पे चीनी प्रभाव था। यानी चीन का जो सभ्यता और संस्कृति था यहाँ के लोग उसको मानते थे, है ना। यानी कि चीन का पूरी तरह से प्रभाव था इन दो जगहों पे। वहीं अगर हम बात करें लाओस की या तो फिर कंबोडिया की, तो वहाँ पे भारत का प्रभाव था। तो इसीलिए इनके प्रभाव को देखते हुए ये जो पूरा क्षेत्र था ना, इसका नाम ही क्या रख दिया गया, हिंद चीन रख दिया गया। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये क्षेत्र यानी कि हिंद चीन उपनिवेश नहीं बना था, उससे पहले वहाँ का इतिहास क्या रहा था। यानी कि हिंद चीन का इतिहास औपनिवेशिक शासन से पहले, जब ये फ्रांस का उपनिवेश नहीं बना था, तब वहाँ का शासन व्यवस्था कैसा था। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कुछ इतिहास था ही नहीं। जब भी चीन को मौका मिलता था वो जा करके वियतनाम पे कब्जा कर लेता था। ये जो मैं तोकीन का नाम ले रहा हूँ, अन्नाम का नाम ले रहा हूँ, ये क्या है, वियतनाम का हिस्सा है ना। तो इन सब पे बार बार चीन कब्जा कर लेता था और जब भी मौका मिलता था तो वियतनामी लोग उसके कब्जे से आज़ाद भी हो जाते थे। तो बस यही चलते रहता था। मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख रखा है, देखिए। तोकीन और अन्नाम पर चीन का कब्जा था। मतलब कि जब ये उपनिवेश नहीं बना था फ्रांस का, उससे पहले की बात हो रही है। तोकीन और अन्नाम पर किसका कब्जा था, चीन का कब्जा था। ये कब्जे की शुरुआत कब हुई, 300 जब चल रहा था। जैसे अभी कौन सा ईस्वी चल रहा है भाई, 220 ईस्वी चल रहा है। तो ये स्टार्ट तो कहीं 1 से ही हुआ होगा ना, कि 1 2 3 4, फिर उसके बाद क्या आया होगा, 100 साल हुआ होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते बढ़ते 200 साल हुआ होगा। तो 201 से लेकर के 300 साल ये जो कैलेंडर का ये समय काल रहा होगा, इसी काल में चीनियों ने क्या किया, कब्जा कर लिया था। किसने किया था भाई, तो चीन में एक वंश चलता था, राजवंश चलता था, जिसको चीन वंश कहते हैं। ये वाला चीन नहीं है, ये चीन देश हो गया और वहाँ एक राजा का वंश था, ये चीन वंश। वहाँ का जो सम्राट था इस वंश का, उसका नाम था सी हुआंग टी। उसने क्या कर लिया था, सबसे पहली बार तोकीन पर कब्जा किया था उसने, ठीक है। तब से चीनी कब्जा स्टार्ट हो गया, ठीक है बच्चों। इस वंश के बाद यहाँ पे कब्जा किसका हुआ, हान वंश का। इसका जो राजा था हान वंश का, उसका नाम था बू ती। उसने कब्जा कर लिया यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो वियतनामी लोग थे वो सीधा सीधा चीनियों के कब्जे में चले जाते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब चीनी शासन व्यवस्था या तो कह सकते हैं चीनी राजा कमज़ोर पड़ा, तो 10वीं शताब्दी में इन्होंने खुद को आज़ाद करा लिया। मतलब कि जब चीन का शासन व्यवस्था कमज़ोर पड़ता था, वहाँ का राजा कमज़ोर होता था, ये लोग लड़ करके चीनियों को भगा देते थे। तो 10वीं शताब्दी में पहली बार इन्होंने खुद को आज़ाद किया। लेकिन 15वीं शताब्दी में 500 साल ये आज़ाद रहे। उसके बाद क्या, 15वीं शताब्दी में वहाँ पे एक नया वंश बना, राजा बना, है ना, मिंग वंश का राजा। क्या नाम था उसका, यूंग ली। उसने क्या किया, फिर से इस पे कब्जा कर लिया। इसके बाद 19वीं शताब्दी में एक नया राजवंश बना था, मंचू राजवंश। उसने यहाँ पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो मतलब यही चलते रहता था। चीनी शासक कमज़ोर पड़ा, वियतनामी आज़ाद हो गए। और जैसे ही वियतनामी मतलब कमज़ोर पड़े, या तो कह सकते हैं चीनी शासक मजबूत हुआ, उन्होंने फिर से क्या कर लिया, वियतनाम पे कब्जा कर लिया। कब्जा करके करते क्या थे भाई, तो अपनी संस्कृति को थोपते थे। यानी कि जैसे उनका शादी विवाह होता है, जैसे रहना सहना है, हर तरह से मतलब उनको कहते थे कि हमारा जो चाल चलन है ना वो अपनाओ। वियतनामियों ने अपनाया भी। ऐसा नहीं था कि सारे के सारे वियतनामी अपनाते थे। कुछ वियतनामी ऐसे भी थे जो अपनी जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसको बचाए रखना चाहते थे। और उन्होंने उसको बचाने के लिए मतलब बहुत सारा काम किया, लड़ाइयाँ लड़ी, है ना। वो लोग भी चीन से लड़ते रहते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर लड़ाइयाँ नहीं होती थी। तो यही इतिहास है एक छोटा सा, कि हमेशा उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी, छोटी मोटी। क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई इसलिए नहीं होती थी कि वियतनाम कमज़ोर था, चीन बहुत बरियार था। तो बहुत ज़्यादा ताकतवर अगर किसी कमज़ोर पर हमला करे तो कमज़ोर कितना लड़ेगा, मतलब फौरन ही वो सरेंडर कर देगा। तो यही होता था। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसका, यानी कि लाओस का और कंबोडिया का। तो इस पे भारतीय प्रभाव था। भारतीय प्रभाव होने का मतलब ये नहीं कि जिस तरीके से चीन ने वियतनाम पे कब्जा कर लिया था, वैसे भारत जाकर के इन दोनों पे कब्जा कर लिया था, ऐसा नहीं है। भारतीय प्रभाव का मतलब ये है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति यहाँ पे चलती थी, मानी जाती थी। इनके शहरों में, मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे कई ऐसे मंदिर मिले हैं जो भारतीय ये से बने हुए हैं। भारतीय नक्शे में जिस तरीके से मंदिर होती है ना भारत में, उसी तरीके से मंदिर वहाँ पे बने हुए मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हाँ भाई, यहाँ पे भारतीय प्रभाव था। तो बस यही था इसका इतिहास, और ज़्यादा कुछ नहीं था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा क्षेत्र फ्रांस का उपनिवेश बन गया था। तो सबसे पहले जो व्यापारी आया था, यूरोपीय व्यापारी, वो पुर्तगाली ही था। हिंद चीन में भी पुर्तगाली ही आए थे और साथ ही साथ वास्को डी गामा नाम का जो पुर्तगाली था वो कहाँ आया था, भारत में आया था। यही पुर्तगालियों ने इन दोनों को खोजा। सबसे पहले वहाँ पहुँचा पुर्तगाली लोग, उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया। समुद्र के रास्ते से पहुँचे थे, समुद्री सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था वियतनाम, मतलब कि समुंदर का इलाका इतना अच्छा था ना वहाँ पर कि समुद्री जहाज बड़े आसानी से आ जाते थे वहाँ पे, ठीक है, और व्यापारी लोग भी आते थे। तो उन्होंने व्यापार करना चालू किया। पुर्तगाली आए, उसके बाद व्यापारी बन करके आए स्पेन के लोग, इंग्लैंड के लोग, फ्रांस के लोग, हर जगह के व्यापारी वहाँ पे आने लगे। तो जो पुर्तगाली थे, इंग्लैंड वाले लोग थे या तो जो स्पेन वाले लोग थे, उन्होंने सिर्फ बिजनेस पे ध्यान दिया। वहाँ लोग मुनाफा कमाने के लिए जाते थे। लेकिन जो फ्रांसीसी थे ना, उन्होंने उस पूरे क्षेत्र को अपना उपनिवेश बनाने का सोचा। क्यों उपनिवेश बनाने का सोचा? क्योंकि इंग्लैंड ने भारत पे पहले ही कब्जा कर लिया था, इसके अलावा चीन पर भी कब्जा कर लिया था। तो फ्रांस में भी तो बहुत सारा माल बन रहा था ना, औद्योगिक क्रांति हुआ था, नई नई मशीनें लगी थी, तो उन मशीनों से बहुत सारे सामान बनते थे। तो वो सामान को बेचने के लिए बाजार चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? तो उस बाजार की खोज में फ्रांस इधर उधर भटक रहा था। अचानक से उसको दिख गया कि हाँ, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इस पर अभी किसी का कब्जा नहीं है, तो क्यों ना इसी पर अपना कब्जा कर लिया जाए। तो उसने इसको अपना उपनिवेश बनाने का सोच लिया और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसने क्या किया, पूरे हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। आइए देखते हैं कैसे किया उसने। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले जो वहाँ पहुँचा वो कौन पहुँचा? पुर्तगाली पहुँचा। उसके बाद स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांसीसी, हर कोई वहाँ पे पहुँच गया। ये जो मैंने स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांसीसी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि पुर्तगाल के बाद स्पेनिश लोग पहुँचे थे, उसके बाद इंग्लैंड वाले, मतलब ये कोई सीरियल नंबर में नहीं है। मतलब ये कि सबसे पहले ये, उसके बाद ये सभी पहुँच गए एक एक करके सारे। और सभी लोग पहुँचे क्यों थे भाई? तो व्यापार करने के लिए। अब यहाँ पे व्यापार क्या इतना अच्छा जगह था कि यहाँ पे व्यापार हो सकता था? तो बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि समुद्री रास्ता बहुत अच्छा था, समुद्री सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था ये पूरा क्षेत्र। तो यहाँ पे जहाज़ें आती जाती थी बड़े आसानी से, तो और व्यापारी भी आते जाते थे, तो व्यापार तो हो ही सकता था। ठीक है, अब देखिए कि फ्रांस ने कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको अपने कब्जे में लिया। मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैसे भाई ये उपनिवेश बन गया। तो आरंभ में व्यापारी और धर्म प्रचारकों ने अहम भूमिका निभाया। ये जो व्यापारी थे, फ्रांसीसी व्यापारी थे, और जो धर्म के प्रचार करने वाले होते हैं, जो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे वो लोग, क्योंकि वो खुद ईसाई थे, उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कैसे भाई? तो वो लोग वहाँ पे व्यापार करते गए और वहीं बस गए, वहीं के होकर के रह गए। और जो भी उसके संपर्क में आता था, है ना, तो व्यापारी लोग किसी को पैसा दे करके, कर्ज दे करके उसको अपने एहसान तले दाब देता था। और धर्म प्रचारक जो थे, जो पादरी लोग थे, वे लोग क्या करते थे? वे लोग ऐसा करते थे कि जो भी उसके पास वियतनामी लोग आते थे या हिंद चीनी लोग आते थे, उनको अपने धर्म के बारे में बताने लगते थे कि हमारा धर्म ऐसे है, इतना अच्छा है, हमारे लोग इतना तरक्की कर रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म का ही हाथ है, वरना हम भी आज तुम लोग के जैसे ही रहते। आज देखो हम लोग इतना दूर से आए हैं, है ना, हम लोगों के पास इतना पैसा, ये वो, मतलब ऐसे कर करके मन जो होता था ना उनका, मतलब खराब कर देते थे और उनको अपने कब्जे में लेते चले जा रहे थे। तो ये व्यापारी और धर्म प्रचारकों ने बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 18वीं शताब्दी में ये जो फ्रांस है वो धीरे धीरे राजनीति में दिलचस्पी लेने लगा। पहले तो व्यापार करता था। 18वीं शताब्दी में, यानी कि 1700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच का जो ये है समय काल है, इस काल में फ्रांसीसी लोगों ने क्या किया? वहाँ की राजनीति में दिलचस्पी लेना स्टार्ट कर दिया। और राजनीति में इसको एंटर करने का एक बड़ा ही अच्छा मौका मिल गया जब हुआ ये कि कोचिन चीन का जो राजा था, उसके जो प्रजा थे ना, प्रजा ने विद्रोह कर दिया। उसका कहना था कि राजा हमारा अच्छा नहीं है, राजा को अब हम लोग चेंज करेंगे। अब राजा डर गया, कमज़ोर था, सेना अच्छा था नहीं कि प्रजा को दबा सके, है ना, और प्रजा का मांग भी नहीं मान सकता था क्योंकि भोग विलासी था, मतलब बहुत अच्छा शासक था नहीं। तो अब किसी भी तरीके से उसको, उस विद्रोह को दबाना था। तो कैसे दबाता भाई? तो फ्रांसीसी लोग वहाँ पे था। तो इसने कहा, यहाँ का जो राजा था उसने कहा कि आप हमारा मदद कीजिए, हमको सेना दीजिए, हमको हथियार दीजिए ताकि हम इस विद्रोह को दबा सकें। तो फ्रांसीसियों ने कहा बदले में हमें क्या मिलेगा? तो कहा आपको जो चीज़ भी चाहिए हम आपको देंगे। तो फ्रांसीसियों ने अपने लिए बहुत सारा ये, मतलब व्यापारिक सुविधा मांग लिया। जैसे होता ये था कि कोई बाहरी देश से लोग आते थे व्यापार करने के लिए, तो उसको पहले जिस देश में जाके माल बेच रहा है ना, उस देश की सरकार को टैक्स देना पड़ता था, जिससे सरकार को मुनाफा होता था। तो सबसे पहले उसने अपना टैक्स माफ़ करवाया कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे व्यापार करेंगे। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमको कुछ राजनीति वाला फैसिलिटी भी चाहिए, कुछ बड़े बड़े क्षेत्र पे सिर्फ मेरा कब्जा हो, आपका पुलिस नहीं आएगा वहाँ पे, आपका सिपाही नहीं आएगा, हम वहाँ
पे जो चाहें वो मर्जी करें, है ना, जो मर्जी वो बेचें, जैसे मर्जी वैसे बेचें, जिस दाम में चाहें उस दाम में बेचें। ये सारा कुछ फैसिलिटी मांगा। अब चूंकि वहाँ के राजा को ज़रूरत था सेना का, तो उसने कहा ठीक है मैंने दिया। ठीक है जी। तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ फ्रांसीसियों का राजनीति में एंट्री। कोचिन चीन का राजा के पास मतलब ये हो गया था, राजा के जो प्रजा थे उन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो फ्रांस में और कोचिन चीन में एक संधि हुआ 1787 ईस्वी में, और इस संधि के जरिए फ्रांस ने अपना सेना दिया, हथियार दिया, और उस सेना और हथियार के बल पर ये जो कोचिन चीन का राजा था वो विद्रोह दबाने में सफल हो गया। मतलब कि अपने लोग को मार पीट करके शांत कर दिया। लोगों को तो शांत कर दिया, लेकिन फ्रांसीसियों का क्या मतलब एक छोटा सा खतरा को दबाने के लिए इसने एक बहुत बड़े खतरे को दावत दे दिया था। अब हुआ ये कि कोचिन चीन पर धीरे धीरे फ्रांस का जो प्रभाव था वो क्या हो गया, बढ़ता चला गया। मतलब वहाँ का राजा फ्रांस के कब्जे में धीरे धीरे आता चला गया। और जैसे जैसे कोचिन चीन पर प्रभाव बढ़ रहा था, वैसे वैसे जो फ्रांस के धर्म प्रचारक थे, जो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले थे, वो लोग भी पूरा एकदम बढ़ चढ़ के प्रचार करते थे। पहले वे लोग क्या करते थे, अपने धर्म को अच्छा बताते थे। तो ठीक है, आप अपना माल को अच्छा बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाद में जब कोचिन चीन पर प्रभाव बढ़ गया, तब वे लोग क्या करते थे, तब वो वियतनाम के लोगों को या तो वहाँ का जो अलग अलग जो लोग थे, मतलब कि हिंद चीन के जो लोग थे, उन लोगों के धर्म को खराब बोलने लगे। मतलब अपना वाला को तो अच्छा बोल ही रहे थे, ठीक था भाई, आप अपना वाला को अच्छा बोलो ना, हमारा वाला को ख़राब क्यों बोल रहे हो। उन लोगों ने कहा तुम लोग का धर्म बहुत ख़राब है, बड़ा घटिया है, मतलब क्या है तुम्हारा, ना तो कोई भगवान है ना ये है, कुछ है ही नहीं, धर्म देखो तो हमारा देखो, हमारे यहाँ ये है, हम लोग उनके वजह से इतना तरक्की कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोलते थे। पहले तक तो ठीक था, अपने वाला का तारीफ़ करते थे। अब जब बुराई करना स्टार्ट किए ना, तो भाई किसी के धर्म को अगर मुंह पे बुरा बोलोगे, तो अगर कोई कमज़ोर रहा तो ठीक है सुन के चला जाएगा, लेकिन मन ही मन में 4-10 गालियां जरूर देगा, है ना। अगर किसी के पास ताकत रहा तो वो मारेगा भी कि भाई तुम मेरा धर्म को ख़राब कैसे बोलोगे। हुआ भी यही। वहाँ पे ना ये जो पादरी लोग जो थे, जो धर्म प्रचारक थे, जो प्रचार करते थे, उन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन होना चालू हो गया कि ये लोग बहुत बुरा कर रहे हैं, हमारे धर्म को ख़राब बोलते हैं, पकड़ पकड़ के पीटने लगे। मतलब कई जगह पर इन पादरियों की पिटाई हो गई। अब भाई जब ये खबर पहुंचा फ्रांस में, तो फ्रांस में उस समय राजा था नेपोलियन तृतीय, वो वाला नेपोलियन नहीं जो हमने पढ़ा था, है ना, नेपोलियन तृतीय राजा था। जब उसको ये बात पता चला, उसको बड़ा गुस्सा आया, अच्छा ऐसा है। तो उसने एक समुद्री जहाज पे एक बड़ा सा बाटालियन, सेना का बहुत बड़ा बाटालियन भेज दिया कि जाओ जरा जा करके देखो तो क्या हो रहा है वहाँ पे। एक बहुत बड़ा समुद्री बेड़ा भेज दिया, ढेर सारा हथियार, ढेर सारा सेना। अब भाई वो लोग जब यहाँ आया, तो जब देखा भाई यहाँ हिंद चीन के लोगों ने जब देखा कि इतना बड़ा फ्रांसीसी सेना आ गया, ये लोग के हाथ पैर फूल गए। बोले अब क्या। अब इस सेना का डर दिखा करके ये जो फ्रांसीसी व्यापारी जो यहाँ पर आए थे, उन लोगों ने मतलब कभी अन्नाम को, तो कभी कोचिन चीन को, तो कभी तोकीन को डरा डरा करके सबसे बहुत सारा क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया। बोला ये क्षेत्र हमको तो नहीं तो लड़ाई होगी, मारपीट करके हम तो पूरा क्षेत्र छीन लेंगे। अब भाई यहाँ के राजा भी मजबूर, लड़े तो कैसे लड़े इतनी बड़ी सेना से। तो जो भी मांगता था उसको दे दिया जाता था कि ठीक है ये वाला क्षेत्र आपका रहा, आपको जो करना रहे उस पर कीजिए, लेकिन ये वाला क्षेत्र पे मत कीजिएगा, ये मेरे कब्जे में रहने दीजिएगा। मतलब मजबूरी में ये लोग अब मजबूर होने लगे थे धीरे धीरे फ्रांस के सामने। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है। धर्म प्रचारकों का विरोध हुआ, कई जगहों पे उग्र विरोध हुआ, मतलब कि ईसाई धर्म प्रचारकों को मारा गया, पीटा गया। ये खबर पहुंची नेपोलियन तृतीय के पास। उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा नौसैनिक बेड़ा भेज दिया। नौसैनिक बोले तो नेवी वाला, जो समुद्र में लड़ते हैं सेना। सेना 3 प्रकार की होती है, जानते होंगे, ठीक है। जब ये सेना यहाँ पहुंची तो 1862 ईस्वी में अन्नाम को एक संधि करना पड़ा। अन्नाम पहुंचा था ये सेना, ठीक है, तो अन्नाम को एक बहुत बड़ा संधि करना पड़ा। कोचिन चीन तो पहले से ही कब्जे में आ गया था, कौन बचा हुआ था, अन्नाम। अन्नाम को एक संधि करना पड़ा, है ना, सेना के डर से संधि तो करना ही था। 3 बहुत बड़ा बड़ा बंदरगाह, बंदरगाह किसको बोलते हैं, जहाँ पे पानी की जहाजें आकर के लगती है, वो फ्रांसीसियों के लिए खुल गए कि आप लोग यहाँ से आइए जाइएगा, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ क्षेत्र भी मिले कि आप लोग यहाँ पे अपना फैक्ट्री वगैरह डालिए, जो भी करना है कीजिए, कोई आपको इसका भाड़ा नहीं देना है, कोई आपको लीज का पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। और हर्जाना भी कुछ दिया। हर्जाना किस लिए भाई, कि हमारे जो धर्म प्रचारकों को मारे हो, ये बहुत नाजायज किए हो, तुमको जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ जुर्माना भी देना पड़ा इसको। तो सोचो कितना मतलब शर्मनाक संधि था, और उसको करना पड़ा मजबूरी में। क्यों नहीं करे, नहीं तो फिर पूरा का पूरा नाम को ही छीन लेते वो लोग मारपीट के। 62 में ये हुआ
63 में क्या हुआ भाई, तो कंबोडिया बेचारा बहुत डर गया, इतना ज़्यादा डर गया कि उन्होंने फ्रांस से कहा कि ऐसा है, हम आपका संरक्षित राज्य बन जाते हैं। संरक्षित राज्य का मतलब कि आप हम पर एक टैक्स लगा दीजिए, हम सालाना उतना टैक्स तहसील करके अपने जनता से ले करके आपको सालाना दे दिया करेंगे, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है हाथ पैर मारने का। आप यहाँ पे मतलब कोई भी देश किसी को अपने कब्जे में क्यों लेता था, ताकि वहाँ के लोगों से पैसा ले सके, पैसा चूस सके, है ना, और ख़ुद को अमीर बना सके, बस इसीलिए। तो इसने क्या कहा कि ठीक है, आप जितना पैसा चाहते हो ना, उतना पैसा हम खुद ही अपने मतलब पब्लिक से मार के पीट के किसी भी तरीके से ले करके हम आपको दे दिया करेंगे, बस हमको राजा बने रहने दीजिए। वहाँ का जो राजा था उसने ऐसा कहा। फ्रांस को और क्या चाहिए था, अच्छा तो है, मतलब एक लेबर मिल रहा था, मजदूर मिल रहा था, बहुत अच्छा। कैसा मजदूर भाई, तो राजा मजदूर मिल रहा था, और क्या चाहिए। फ्रांस ने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है आप रहिए। तो हुआ भी यही। 1863 ईस्वी में जो कंबोडिया था वो फ्रांस का संरक्षित राज्य बन गया। मतलब फ्रांस ने कहा आज से तुम मेरे संरक्षण में हो, अगर तुम पर कोई उंगली भी उठाता है तो उसको हमसे लड़ना पड़ेगा, हम उसको देख लेंगे। बदले में क्या दोगे भाई, तो तुम हमको जैसे इंडिया में लगान दिया जाता था ना, वैसे ही लगान दोगे, ठीक है। हाँ, 4 साल हुए इस घटना को। 1867 का साल आया। कोचिन चीन जो है उसको अपना उपनिवेश बना लिया। धीरे धीरे ये अपनी सेना बढ़ाते जा रहा था ना, हर एक बात बताना यहाँ पे संभव तो है नहीं, ये अपनी शक्ति बढ़ाते जा रहा था। 4 साल होते होते ये इतना ताकतवर हो गया कि कोचिन चीन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। उसके बाद 6 साल और बीते। 1873 ईस्वी का साल आया, उसने तोकिन में प्रवेश किया। किसने, फ्रांसीसियों ने। अभी तक तोकिन में प्रवेश नहीं हुआ था इन लोगों का, है ना। इतना कब्जा करने के बाद भी इन लोगों का मन नहीं भरा, ये लोग तोकिन में प्रवेश कर गए, वहाँ के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। पूरे तोकिन पर तो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ये कब का घटना है, 1873 का। और 1874 से लेकर के 84 के बीच में ये धीरे धीरे इतना शक्तिशाली हो गए, इतना शक्तिशाली हो गए कि मध्य अन्नाम पर दबाव डाला, और दबाव डाल करके कई व्यापारिक और राजनीतिक सुविधाएं हासिल कर ली। व्यापारिक सुविधा कि हम लोग यहाँ पर माल बेचेंगे, टैक्स नहीं देंगे। राजनीतिक सुविधा कि आपका जो सेना वेना है, जो भी है, मतलब पुलिस वाला है, हमको माल बेचने में कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा शासन चलेगा, हम जैसे चाहेंगे वैसे शासन करेंगे। ये सारा सुविधा किस पर, अन्नाम पर दबाव डाल करके कबूलवा लिया कि भाई आज से ये जगह पूरा मेरा रहा, हम यहाँ के राजा होंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राज करेंगे, या तो आप अगर राज करोगे तो मेरे से पूछ के करोगे। इस तरीके का व्यवस्था बना लिया, ठीक है जी। 1884 तक ये काम हो गया था। अब बात करते हैं 1887 का। 1887 जाते जाते फ्रांस इतना ताकतवर हो गया, वहाँ पे इतना ताकतवर हो गया, और यहाँ के लोगों से इतना पैसा वसूला ना। अब देखो, कहीं के लोग से तुम जबरदस्ती पैसा लोगे तो वहाँ के लोग कमज़ोर होंगे, और जो पैसा ले रहा है वो क्या हो रहा है, दिन ब दिन ताकतवर हो रहा है। मतलब पैसा मतलब ताकत, पैसा के बल पर ही तो सेना खड़ा होता था, है ना। पैसा में वो ताकत है कि वो लोग क्या करते थे, मतलब वियतनामियों को ही पकड़ करके अपने सेना में ले लेते थे, और उसको पैसा दे करके पैसा के बल पर दूसरे वियतनामियों का कत्ल करवाते थे। अक्सर होता आया है, हर जगह होता आया है, पैसा दीजिए सेना खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों ने अपनी सेना इतनी बड़ी बना ली, इतनी बड़ी बना ली, और इतनी ताकतवर बना ली, और सामने वाला बेचारा इतना कमज़ोर हो गया था कि 1887 आते आते पूरा का पूरा हिंद चीन जो था ना, उस पर कब्जा हो गया। पूरा हिंद चीन इसके कब्जे में चला गया। और फिर फ्रांसीसियों ने कहा कि आज से हम लोग एक नया ये बना रहे हैं, एक नया मतलब जगह बना रहे हैं। उस पहले इसको हिंद चीन कहा जाता था ना, इस क्षेत्र को। अब उसने कहा कि इस क्षेत्र को अब हिंद चीन के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि फ्रेंच इंडो चाइना के नाम से जाना जाएगा। फ्रेंच बोले तो फ्रांसीसी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंच कहलाते हैं वो लोग, और इंडो चाइना तो पहले से था ही। तो इस तरीके से फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना हो गया, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि हिंद चीन पर फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना के कारण कौन कौन से थे। मतलब कि ऐसे कौन से कारण थे जिसके वजह से ये पूरा का पूरा हिंद चीन जो था ना, वो फ्रांस का उपनिवेश बन गया था। यही कारणों को हम लोग देखेंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारण जो थे ना वो प्रमुख थे, जिनको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए, सबसे पहला कारण जो था वो हम सब लोगों को पता है, वो क्या है, आर्थिक कारण, है ना, पैसा। देखिए, ये जो वियतनाम था ना, वो एक कृषि प्रधान देश था, मतलब जहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा होती थी। अब कृषि प्रधान देश था तो वहाँ पे चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, रबर का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। तो इन सब का उत्पादन इतना ज़्यादा होता था कि कहा नहीं जा सकता, और ये सबको बेच करके पैसा कमाया जा सकता था। तो अच्छा खासा इसको वहाँ से ये दो चीज़ें प्राप्त हो सकती थी। किसको, फ्रांस को। तो इसके लालच में इन्होंने क्या किया, पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने के लिए सोचा कि हाँ भाई, इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया जाए।
इसके अलावा वहाँ पे इसको व्यापार का संभावना दिखा, यानी कि ये लोग अपने फैक्ट्रीज वहाँ पे डाल सकते थे। ये संभावना दिखा कि एक बड़ा सा क्षेत्र हम लोग को मिल जाएगा, यहाँ पे मन माने ढंग से अपने फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे, जो भी काम करवाना रहेगा करवाएंगे। इसको अच्छा खासा संभावना दिखा वहाँ पे फ्रांसीसियों का। ये भी एक वजह था इसको अपना उपनिवेश बनाने का। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण था, वो था कि इस जगह में, कौन से जगह में मैंने तो लिखा ही नहीं, ये जो हिंद चीन है उस जगह में खनिजों का मतलब बहुत ही बड़ा भंडार था, बहुत बड़ा भंडार। खनिज तो हम लोग समझते ही होंगे, है ना जी। हाँ, तो खनिजों का बहुत बड़ा भंडार था, यानी कि खनिजों की उपलब्धता। ये जो क्षेत्र था ना हिंद चीन, वहाँ पे कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था। इसके अलावा टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम, ये सारे जो है ना बहुमूल्य चीज़ें हैं, अच्छा खासा कीमत है इसका। कोयला को तो खैर छोड़ दो, इसके अलावा टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम बहुत महंगी धातुएं हैं, ठीक है। और ये फ्रांस के विकास में काफ़ी सहायता कर सकता था। तो इनके लालच में भी फ्रांसीसियों ने सोचा कि क्यों नहीं इसको पूरा का पूरा को क्या कर लिया जाए, पूरे हिंद चीन को अपने कब्जे में ले लिया जाए। फिर मन माने ढंग से इसको ज़मीन से निकालेंगे और धीरे धीरे करके फ्रांस भेजते रहेंगे और फ्रांस धीरे धीरे विकास करता रहेगा। ये एक कारण था। इसके अलावा फ्रांसीसियों को लगा कि हमको एक बड़ा बाज़ार मिल जाएगा, बहुत बड़ा बाज़ार मिल जाएगा, जहाँ पे हम अपने माल को अपने मन माने दाम पर बेच सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा कस्टमर मांगेगा उसके हिसाब से बेचेंगे, बल्कि अपने दाम पर, जैसा हमको मन करेगा उस दाम पर हम बेच सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जो कि आर्थिक कारण थे, है ना, जिससे कि फ्रांसीसियों को लग रहा था कि इस पूरे क्षेत्र को क्या कर लिया जाए, अपने कब्जे में कर लिया जाए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्थिक कारण ही था, एक और बहुत बड़ा कारण था, वो ये था, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये है असभ्यों को सभ्य बनाने की नीति। ये क्या है भाई? तो जब फ्रांस में पहली बार समाजवाद का उदय हुआ था ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि समाजवाद का जो उदय हुआ है वो कहाँ से माना जाता है, फ्रांस से ही माना जाता है, ठीक है। तो जब वहाँ पे समाजवाद का उदय हुआ तो वहाँ के लोगों के दिमाग में ना एक बात आ गई कि हम लोग दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, सबसे ज़्यादा अक्लमंद, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, मतलब हम ही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा कोई हो नहीं सकता। हम लोग सभ्य व्यक्ति हैं और बाकी जो गरीब तरह के जो देश हैं जो दिख रहे थे, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, हिंद चीन हो गया, ये सब असभ्य लोग थे। और उनका खुद का ऐसा मानना था कि हम सभ्यों पर, यानी कि फ्रांसीसियों पर ये जिम्मेदारी बनता है कि ये जो असभ्य लोग हैं उनको भी क्या बना दें, सभ्य बना दें, उनको भी काबिल बना दें। ऐसा था। होता होगा आप लोग के गांव में, मतलब शहर में, मोहल्ले में ऐसा कुछ लोग दिखते होंगे, ऐसा दिख जाते होंगे, उसको किसी ने नेता नहीं बना रखा है, वो खुद से ही नेता बना हुआ है कि हाँ भाई हम नेता हैं, आपका काम हम कर देंगे। आप भले उसको नेता मत मानो, वैसे ही ये लोग थे। इन्होंने खुद को सभ्य मान लिया था, काबिल मान लिया था और बाकी सबको बेवकूफ़ समझते थे और खुद पे एक जिम्मेदारी भी डाल लिया था कि उन बेवकूफ़ों को अच्छा इंसान बनाना है। तो हिंद चीन के लोग इनके लिए बेवकूफ़ थे और ये ठहरे सभ्य व्यक्ति, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी था ना भाई कि वो क्या करे, उनको भी क्या बना दे, सभ्य बना दे। तो एक ये भी कारण था, बड़ा सा कारण था कि इन्होंने क्या किया कि पूरे को अपने कब्जे में ले लो और लेने के बाद वहाँ के लोगों को धीरे धीरे काबिल बनाओ, ठीक है। तो ये असभ्यों को सभ्य बनाने की नीति भी एक बड़ा कारण था। इसके अलावा मैं तो कहूँगा कि सबसे बड़ा जो कारण था ना वो ये था, व्यापारिक सुरक्षा। व्यापारिक सुरक्षा का क्या मतलब है? व्यापार करने के लिए एक बड़ा सा इसको बाजार मिलता और उस बाजार पे किसी का मतलब आक्रमण का खतरा नहीं था। जैसे फ्रांस आता इंडिया में अपना माल बेचने, इंग्लैंड वाला बेचने देता इसको? नहीं बेचने देता, क्योंकि इंग्लैंड पहले से यहाँ कब्जा करके बैठा हुआ है। क्यों बेचने देगा भाई? नहीं बेचने देगा, है ना। अगर चीन जाता बेचने तो चीन पे भी कब्जा है किसी का, वो वहाँ भी नहीं बेच सकता है, तो अपना माल बेचे कहाँ, है ना। इसके यहाँ माल तो बन रहा है, फैक्ट्री तो यहाँ भी लग गई है फ्रांस में भी, तो अपना माल बेचे कहाँ, जहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़े का कोई खतरा ना रहे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सोचा कि पूरे हिंद चीन को कब्जे में ले लेते हैं, अपना माल यहाँ बेचेंगे, किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई पंगा नहीं, कोई व्यापारिक मतलब झगड़ा नहीं, आराम से अपना माल बेचिए, पैसा कमाइए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, व्यापारिक सुरक्षा। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक दे दीजिए, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर लगता है कि चैनल से कोई फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स, साइंस सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ, एग्ज़ाम के नज़रिए से थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं वो भी करवाना स्टार्ट किया है, ऑब्जेक्टिव सवाल भी लगवाता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि चैनल से कुछ फ़ायदा हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।